कैसे हो आप? वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विथ इंदिरा। चलिए आज आवर्ती गुण में हम आज चौथा गुण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को हम पहले थोड़ा सा नाम से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब होता है बढ़ाना और एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। नाम से एक बार हम उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे जब हम, तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अगर अपने को प्रवेश कराना है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो वो क्या बन जाता है? ऋणायन बन जाता है। प्रवेश कराने के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। मतलब किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर हम एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं तो उस दौरान कुछ न कुछ ऊर्जा निकलती है, ठीक है। उसी ऊर्जा को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यह चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पहली वाली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, उसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। मतलब हमेशा उस ऋणात्मक उसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। लेकिन जो सेकेंड वाली होती है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर अपने को उसके अंदर जोड़ना है, तो सेकेंड वाली जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है उसका मान हमेशा आपको धनात्मक ही होगा। उसका मान हमेशा आपके लिए धनात्मक ही होगा। धनात्मक मतलब हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी। लेकिन जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन अगर मुझे उसके अंदर जोड़ना है तो मुझे हमेशा उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होता है वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। मतलब हमें उसमें इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा डालने के लिए ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा रहे हैं तो प्रोटॉनों की संख्या तो वही रह रही है, ठीक है। अब आप जबरदस्ती उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाएंगे तो एक बार तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, लेकिन जब सेकेंड बार आप और इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं कर पाता है। वो ऊर्जा हमें उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके अंदर उसकी इच्छा के बिना इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं? प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है। तो उस दौरान आपको क्या करना पड़ सकता है? ऊर्जा को देना पड़ सकता है। इसलिए उसका मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। और वो हमेशा कैसा होगा? ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये बात आपको आयनन एंथैल्पी में भी ध्यान रखनी है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में भी ध्यान रखनी है कि आयनन एंथैल्पी में भी फर्स्ट आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा कैसा होता है? कम। लेकिन जब सेकेंड वाली की बात करें हम, सेकेंड आयनन एंथैल्पी की, तो वो हमेशा कैसा होता है? ज़्यादा होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद में जो नाभिक का आकर्षण होता है ना इलेक्ट्रॉनों पर, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। सेम यही चीज़ इलेक्ट्रॉन लब्धि के साथ में भी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन तो आप आसानी से डाल देते हो, उस दौरान ऊर्जा निकल जाएगी। लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को आप बढ़ाओगे तो आपको उसके अंदर ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। इसलिए उसका मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब वो कैसा होता है? ऊष्मा शोषी होता है। वो जो फर्स्ट वाला होता है वो कैसा होता है? ऊष्मा क्षेपी होता है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। आगे बढ़े, आवर्त में देखेंगे कि आवर्त और वर्ग में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो आवर्त के तत्वों को लिख देते हैं: लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब हम देख चुके हैं कि हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आवर्त में जो होता है वो ज़ेफ क्या होता है? बढ़ता है। ज़ेफ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, तो अब हमें इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी बाएं से दाएं जाने पर, या ऊर्जा का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब हम आवर्त की बात कर रहे हैं
तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो नाभिक का आकर्षण भी कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है तो आयनन या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। सेम चीज़ होती है, मतलब जो आयनन एंथैल्पी के अंदर होती है वही की वही चीज़ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अंदर भी होती है, कि बस आयनन एंथैल्पी में आप इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हो और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आप इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा रहे हो। तो जेफ का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। जब बात करें हम वर्ग की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षकों की संख्या क्या होती है, कक्षकों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आकर्षण कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा रहे हो, आकर्षण कम है, नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉनों के प्रति कैसा हो गया है, कम हो गया है, तो अब जो ऊर्जा है वो आपको क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। ठीक है। फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन आप डालोगे उस समय ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी, लेकिन जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसमें आपको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो उस ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब इसमें भी कुछ अपवाद है जिन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अपवाद ही हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले हम आवर्त के अंदर देख लेते हैं। आवर्त में वही वाला सेम कॉन्सेप्ट चलेगा जो आयनन एंथैल्पी के अंदर था। लिथियम, फिर आ जाएगा आपका बोरोन, फिर आ जाएगा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी मिलेगी आपको, नियोन की मिलेगी। किसकी मिलेगी, नियोन की मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसें कैसी होती है, किसी से भी कोई भी क्रिया नहीं करती है। इनका अंतिम कक्षक कैसा होता है, पूरा भरा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देख रहे हो तो अब 2p6 है, मतलब p कैसा है, पूरा भरा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं। अब इसके अंदर अगर आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉनों को डालोगे तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है। ऐसे ही हमने पता कर लिया था कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, 2p3 होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये कैसा है, ज़्यादा स्थायी है। अब इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसकी अगर बेरिलियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कैसा दिख रहा है, 2s2। अगर हम बेरिलियम के अंदर देख रहे हैं, सॉरी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा दिख रहा है आपको, 2s2, मतलब इसका कैसा है, ये पूर्ण पूरित है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे तो वो अगली कक्षा में जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, 2p1 में चला जाएगा। मतलब अगली वाली कक्षा में जाने के लिए अगर उसको कक्षा की चेंज हो रहा है तो उस दौरान भी क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और नियोन। ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि अपवाद ही अधिकतर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कारण के रूप में पूछ लिए जाते हैं या फिर ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर हम वर्ग की बात करते हैं, वर्ग में हमारे पास तत्व होते हैं। अगर हम वर्ग में फ्लोरीन, जो हेलोजन वाला वर्ग है, उसकी बात करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है। हमें पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कैसा होता है, कम होता जाता है। मतलब जो फ्लोरीन होगा, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि भाई जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए ऊष्मा कैसी होती है, उत्सर्जित होती है। और जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन अगर अपने को डालना है तो उस समय अपने को ऊष्मा अवशोषित होगी, मतलब ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसका कारण पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण हम बता सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है उसका आकार कैसा होता है, बहुत छोटा होता है।
आकार छोटा होता है। अब आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आकार कैसा है इसका, छोटा है, छोटा आकार है, आकार भी छोटा है, और नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण भी कैसा है, बहुत ज़्यादा है। तो अब अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को डालोगे तो उस दौरान आप ऊष्मा निकलेगी नहीं, ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। तो अगर पूछा जाए कभी भी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक क्यों होता है, या फिर उसका मान वो कैसा होता है, ऊष्मा शोषी क्यों होता है, तो इसका कारण हम बता सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है उसका आकार कैसा होता है, कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण कैसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आकर्षण ज़्यादा होगा जिसके कारण हमें क्या होगी, उसके लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी अगर उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉनों को डालना है। लेकिन बात करें हम जब क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंदर फर्स्ट वाला अगर अपन इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उसका मान हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, मतलब उस दौरान ऊष्मा जो होती है वो कैसी होती है, उत्सर्जित होती है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा आप। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब फ्लोरीन का कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और क्लोरीन का कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होता है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। मतलब उस दौरान आपको उसके अंदर ऊष्मा देनी पड़ सकती है। लेकिन जो क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का आकार कैसा है, बड़ा है। अब फ्लोरीन जो है उसका आकार आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, छोटा सा है, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो इसका आकार इस तरीके से बड़ा बनेगा। तो इन दोनों के मध्य क्या है, आकर्षण कैसा है, इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम है। अब आकर्षण कम है तो इलेक्ट्रॉनों को डालना कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उस दौरान जो क्या होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, और फ्लोरीन में ऊष्मा कैसी होती है, अवशोषित होती है। इन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपवाद के रूप में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक क्यों होता है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान ऋणात्मक क्यों होता है। तो हमें एक कारण बताना पड़ेगा कि जो फ्लोरीन है उसका आकार कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। इस दौरान अगर हमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाना है तो हमें उसको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। देखो, इसको मैं एक उदाहरण से, छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर छोटा सा मकान है, ठीक है, छोटा सा मकान है, और उसके अंदर 4 कमरे, ठीक है, ये फ्लोरीन की बात हो रही है। और एक हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन जो है वो बहुत पैसे वाला है और उसके पास में बहुत सारे कमरे हैं। ठीक है, अब फ्लोरीन जो है वो मकान मालिक है। ठीक है, अब प्रत्येक कमरे में उसने क्या कर रखा है, एक एक व्यक्ति को जगह दे रखी है। यहाँ पर भी यही स्थिति है, प्रत्येक कमरे में उसने एक एक व्यक्ति को जगह दे रखी है और कुछ कमरे खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अगर अब यहाँ पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 चीज़ें होगी। नाभिक क्या चाहेगा, ये नाभिक है, ठीक है, भाई फ्लोरीन क्या है, नाभिक का काम कर रहा है, तो वो मकान मालिक है। अब मकान मालिक तो भी पैसों के लालच में आ जाएगा और वो क्या चाहेगा कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। लेकिन जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो क्या चाहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। भाई वो क्या उस व्यक्ति को आने देंगे, नहीं भाई, यहाँ पहले ही तो जगह नहीं, और मकान मालिक फालतू पैसों के चक्कर में क्या कर रहा है, बुला रहा है ना, एक्स्ट्रा व्यक्ति को। तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। मतलब 2 चीज़ें होगी, नाभिक का आकर्षण भी क्या होगा, बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों चीज़ें हो रही है, नाभिक का आकर्षण भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण भी बढ़ रहा है। इन दोनों चीज़ों के होने की वजह से ही हमें ऊष्मा जो है वो देनी पड़ती है फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, क्योंकि नाभिक क्या चाह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, और जो इलेक्ट्रॉन पहले से वहाँ उपस्थित है वो क्या करते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन को के प्रति क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब उसको दूर भेजते हैं। तो ज़बरदस्ती अब हम इलेक्ट्रॉनों को डालेंगे तो फिर हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भाई पहले से खाली डब्बे पड़े हुए हैं, मतलब खाली है कक्षक, तो अब वो क्या करेगा, आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा तो ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी। इसलिए इसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक, और इसका मान कैसा होता है, धनात्मक। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमने आज बात करी थी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो होती है
कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर हमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है तो ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा जो होती है उत्सर्जित होती है। इसे ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। जो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है उसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन जो द्वितीय होती है उसका मान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है। हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो अर्धपूरित होते हैं और जो पूर्णपूरित कक्षक होते हैं उनका विन्यास कैसा होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। फ्लोरीन और क्लोरीन का कॉन्सेप्ट भी आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन का जो आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण कैसा होता है, ज़्यादा होता है इस दौरान, इसलिए हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ती है। और क्लोरीन का आकार बड़ा होता है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसलिए वो कैसा है, ऊष्माक्षेपी है और ऋणात्मक, मतलब उसमें से ऊर्जा निकलती है। ठीक है। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।